और मैं अपने एक दोस्त की मिसाल दूंगा जो मगरबी जर्मनी में कुछ अर्सा रह के आए। वो मुझे बता रहे थे कि उनकी मकान की मालिका जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, जनरेशन तक उस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं उस तरीके से जो उसकी असल रूह है, या क्या वजूहत हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो मज़हब में इंतहा पसंदी का शिकार है? जो हमारी जनरेशन की ज़िम्मेदारी है, हम अपनी हद तक तो इस कोशिश में हैं कि जो कुछ हमने सीखा और अपने मज़हब के हवाले से और अपने इस्लाम के हवाले से, बड़ी जनरेशन का फ़र्ज़ ये है कि वो मज़हब को अगली नस्ल तक इस तरह ट्रांसफ़र करें कि वो उनकी मामूलाती ज़िंदगी का उनको ज़रूरी हिस्सा महसूस होने लगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी थर्ड जनरेशन की तरफ से ये सवाल था कि हमारी सेकंड जनरेशन या हमारे वालिदैन जो हैं वो हमें घर में जो बातें होती हैं या जो डिसीजंस होते हैं उसमें हमें शामिल नहीं करते। तो मैडम आप उसका जवाब दे रही थी, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं उसमें पिक कर रही थी बात अली की। अली कह रहे थे कि राय लेनी चाहिए। नो डाउट कि फैमिली का सरबराह होता है और फैसले जो हैं वो अलग चीज़ है और राय लेना एक अलग चीज़ है। नो डाउट ही इज़ वेरी पॉजिटिव इन दिस सेंस कि वाकई ऐसे होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये हो रहा है। कि मैं ये समझती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना कोट कर दूँ कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जो है ना वो फोर्सफुली कहते थे कि आपने मेडिकल में जाना है, आपने इस फील्ड में जाना है, आपने इस फील्ड में जाना है। लेकिन आज की जनरेशन खुद डिसाइड कर रही है कि उन्होंने किस फील्ड को चुनना है, कहाँ पे वो ज़्यादा सूटेबल हैं, किस लाइन पे जाके वो अपने आप को बेहतरीन एडजस्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है नहीं दिया जाता, इसकी क्या वजह? ठीक है, मतलब वो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये अपनी राय साथ लेके चल रहे हैं और यहाँ पे इनको भरपूर सपोर्ट है अपने मतलब पेरेंट्स की, इस जनरेशन की, कि वो वाकई इस बात को समझते हैं, इस ज़रूरत को समझते हैं कि इन्हें अपने फ्यूचर के हवाले से जो इस तरह की डिस्कशंस करके वो उनको समझ लेते हैं और समझते हैं कि ये इनको करना चाहिए। जो फैमिली के हवाले से भी मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें अब जो है वो इंडल्ज हो रही हैं और इनको बड़ा अच्छा मतलब एक स्पेस दी जाती है और डिस्कशंस का लेवल, नो डाउट कि अब तो घरों में वैसे ही एक डिस्कशन का एलिमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ एंटर हो चुका हुआ है। लेकिन उसमें बात फिर वही आ जाती है कि इनसे जो चीज़ कंट्रोल की जाती है या रखी साइड पे की जाती है वो यही है कि लिमिट्स तक, और उसमें ये कि जहाँ पे बड़ों ने फैसला करना है फिर उसमें तो नो डाउट के डिस्कशंस में दे आर ऑलवेज। इब्तदाई उम्र में मतलब आप नहीं चाहते कि वो इन मसाइल में पढ़े और अपनी सारी अटेंशन एजुकेशन की तरफ सिचुएशंस हैं, वो रिक्वायरमेंट है कि वो उस वक्त बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह की डिस्कशन हो रही है, और अगर बच्चे ने या इन्होंने इसमें से इस जनरेशन में से किसी ने उसको डिस्कस किया तो क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है, तो वो थोड़ा सा उस हवाले से भी इस तक कन्वे ज़रूर होना चाहिए कि इसकी वजूहत क्या है, क्योंकि एक एंगर तो मौजूद रहता है कि हमें वहाँ क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा। अगर ये बात भी उन तक पहुँचा दी जाए, इसके ये रीजंस हैं, तो शायद ये मसला जो है हल हो सकता है। एक फ़र्क और भी है और वो ये कि ये जैसे मैडम फरमा रही थी, ये सूरत हाल यकीनन मौजूद है मगर ये 100% पॉपुलेशन में नहीं है। जिन ख़ानदानों में इल्म आ चुका है और वालिदैन तक पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ शायद ये रुझान मौजूद है कि मसाइल के हवाले से बच्चों से मशवरा लिया जाए। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो इतनी पढ़ी लिखी वालिदैन नहीं है जिस माशरे में, वहाँ पर इसका फुकदान ज़रूर है। और इस हवाले से मैं अली से मुत्तफ़िक हूँ कि वहाँ पर उनको मसाइल में मशवरा देने की इजाज़त तो क्या, मसाइल उनके नोटिस में भी लाने से ग्रेस किया जाता है नामालूम वजूहात के बिना पर। मेकन साहब, आपने पिछले सवाल के जवाब में मज़हब का जिक्र किया, तो क्या आप बताएंगे कि मज़हब में इतनी क़ुव्वत है कि वो एक माशरती ढांचे को टूटने से बचा सके? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा तारीख़ में पीछे जाना चाहूँगा। आपके इल्म में होगा कि यूरोप में ख़ास तौर पर इनकलाब फ़रांस, बल्कि उससे भी पहले जब रिनेसेंस की एक तहरीक चली थी, तहरीक एहयाए उलूम जिसे कहा जाता है, उसके बाद मुआशरे ने ये फ़ैसला किया कि रिलीजन को अलग रखना चाहिए और जो सोशल पैटर्न ऑफ लाइफ है उसको अलग रखना चाहिए, और रिलीजन को फ़र्द का 100% ज़ाती मसला करार देना चाहिए। उस मुआशरे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, उसकी मर्ज़ी चर्च में जाए, उसकी मर्ज़ी चर्च में ना जाए। और ये भी एक एक्सट्रीम के नतीजे में आया था जब चर्च के अरबाब इख्तियार ने बादशाह को ये हक़ दे दिया था, उसको कहा जाता था डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, यानी बादशाह को अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इख्तियारात हासिल हैं कि वो अपनी
कौम के साथ जो सलूक चाहे करे, उस पर कोई सवाल नहीं आएगा। इसके रद्द अमल के तौर पर ये रिनेसेंस की तहरीक शुरू हुई थी, और जिसमें मज़हब और मुआशरत को अलग अलग कर दिया था। लेकिन हम मुसलमान होने के नाते, और बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम भी ये समझते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। दीन और सियासत को अलग अलग करके अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो वही हाल होगा जो यूरोप और अमेरिका का हो चुका है, जहां ख़ानदान का ढांचा 100% बिखर चुका है। और मैं अपने एक दोस्त की मिसाल दूंगा जो मगरबी जर्मनी में कुछ अर्सा रह के आए। वो मुझे बता रहे थे कि उनकी मकान की मालिका जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी और जो उसके फर्स्ट फ्लोर पे किराएदार थे, वो उनको रोज़ाना 10 फ्रांक देती थी, इस शर्त पर कि वो 1 घंटा शाम को उसके लॉन में बैठ के उससे बातें करें। और वो कोई बे औलाद खातून नहीं थी, उसके बेटे थे, बेटियां थीं, जो जर्मनी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपना रोज़गार कमाते थे, और ईस्टर पर या क्रिसमस और ईस्टर के मौके पर सिर्फ 1 दिन के लिए घर आते थे और माँ के साथ शायद बात करते हों या ना करते हों। वो भी उनकी एक सोशल रूटीन थी कि हमने घर को टच करना है। अब जब ये सूरत हाल हो तो आप किस तरह की मुआशरत को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने की तवक्को रखेंगे? मज़हब इतनी बड़ी फ़ोर्स है कि जो ख़ानदान को मुज्तमे रखती है, उसने जो औलाद और वालिदैन के दरमियान हुकूक का एक स्ट्रक्चर मुहैया किया है, वो इन दोनों नस्लों को एक दूसरे से जुदा होने नहीं देता, और बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है कुंबे के अफराद के दरमियान। इस वजह से हम मुआशरत की तश्कील और उसकी बका में इस्लाम के रोल से नज़रें नहीं चुरा सकते। मेकन साहब ने बिलाशुबा एक बहुत अच्छी बात की इस हवाले से, और मज़हब का हवाला भी दिया। लेकिन मैडम, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ मज़हब के नाम पर जो इंतहा पसंदी, जो शिद्दत पसंदी का अंसर आ गया है, और जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करके भी रख दिया है, तो ये इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? मेरा ख्याल है कि इस्लाम जो है वो इंतहा पसंदी का तो दर्स नहीं देता है। इस्लाम तो मसावात का और भाईचारे का और सलामती का और तस्लीम का दर्स देता है, और तवाज़ुन का जो अपनी आने वाली जनरेशन तक उस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं उस तरीके से जो उसकी असल रूह है, या क्या वजूहात हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो मज़हब में इंतहा पसंदी का शिकार है? इसमें तो बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं तनवीर, अगर इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर मज़हब की बात की जाए तो इस्लाम की स्पेशली जब बात की जाती है तो इस्लाम तो इंतहा पसंदी का दीन है ही नहीं। वो तो उसमें कहा जाता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो यहाँ तो इंतहा पसंदी का एलिमेंट जो है वो कहीं देखने में नहीं आता। और फिर हकूक़ के हवाले से जितना इस्लाम ने जामे मतलब रोशनी डाली है उतनी किसी और मज़हब ने नहीं की है, और उसमें अपने वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़ और हर तरह से जो हकूक़ फ़राइज़ का सिलसिला है वो साथ चलता है। तो वहाँ पे जो आपने सवाल किया कि क्या हम उनको नई जनरेशन की तरफ जो है उनको ट्रांसफ़र करने का या उसको मुंतकिल करने के हवाले से, तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी जनरेशन की ज़िम्मेदारी है, हम अपनी हद तक तो इस कोशिश में हैं कि जो कुछ हमने सीखा और अपने मज़हब के हवाले से और अपने इस्लाम के हवाले से इन चीज़ों को हम अगली नस्ल की तरफ मुंतकिल करें। और ये कुछ हद तक हो रही हैं। इंतहा पसंदी वाला एक सेपरेट एलिमेंट है। मैंने सिर्फ थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है कि ये जो इस्तिलाह है इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इस फ़र्क को हमें समझना चाहिए। मगरिब ने वक्तन फ़वक्तन कुछ इस्तिलाहात फैलाई हैं, जैसे बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदी, और उसके बाद ये दहशत गर्दी के इस्तिलाह आई है। इंतहा पसंदी इन अ सेंस परफेक्शनिज़म का नाम है। किसी चीज़ को परफेक्टली आप्ट करने को इंतहा पसंदाना इक़दाम करेंगे। और इस्लाम का एक हुक्म है कि इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, यानी काफ़तन का लफ्ज़ आया है कि मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दो इस्लाम इंतहा की हद तक। तो मैं समझता हूँ कि इंतहा पसंदी कोई ख़तरनाक एलिमेंट नहीं है,
शुरू में इसका बड़ा टर्मिनोलॉजी उसको जो है बड़ा नेगेटिवली इस्तेमाल किया गया। दहशत गर्दी अलबत्ता एक खौफनाक चीज़ है और इसका इलाज भी होना चाहिए, इसके बारे में आवाम में अवेयरनेस भी होना चाहिए। और जैसे आप फरमा रहे थे कि ये इस्लाम का नतीजा तो नहीं है कि दहशत गर्द बन रहे हैं। मज़हब की बात की थी, कोई भी मज़हब जो है अगर उसकी बुनियाद परस्ती या उसकी इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं तो क्या वो दहशत गर्दी का रास्ता अपनाया जाता है या उसमें एक लिबरल मुआशरा जो है वो जन्म ले सकता है? कोई बात नहीं है। मज़हब इंसान को मुनज़बित करता है, उसे डिसिप्लिन करता है। इस वजह से मज़हब इख्तियार करने के नतीजे में आदमी दहशत गर्द हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। और अगर आप किसी दहशत गर्द को ज़िंदा पकड़ने में कामयाब हो जाएं और उसका नफ्सियाती तज्ज़िया कर लें तो आपको ये जान के हैरत होगी कि वो कतई तौर पर मजहबी आदमी नहीं है। वो तो एक एबनॉर्मल इंसान है जिसको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है और जो ये समझता है कि कत्ल कर देना शायद निजात का बायस हो सकता है, ये जानने के बावजूद कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस वजह से मैं नहीं समझता कि मज़हब कोई भी हो, सिर्फ़ इस्लाम नहीं बल्कि कोई भी मज़हब जो अलूही मज़हब है जो किसी आसमानी किताब के नतीजे में मुरतब हुआ है, वो दहशत गर्दी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। चुनांचे इन दोनों चीज़ों को खिल्त मिलत करने से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। मेरा अगला सवाल अपनी थर्ड जनरेशन से, आपके बारे में अक्सर अली ये बात की जाती है कि हमारी नई जो जनरेशन है वो मज़हब से दूर है, इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमारी नस्ल मज़हब से दूर हो रही है। गो कि इतना ज़्यादा सिवियर शायद ये कंडीशन ना हो जितनी समझी जाती है, लेकिन मज़हब से दूर यकीनन हो रही है। लेकिन उसमें भी जो है, मैं जो हमारा टॉपिक है जनरेशन गैप, उसी हवाले से बात करना चाहूँगा कि इसकी वजह क्या है बुनियादी। असल में ऐसा है कि जो हमसे बड़ी नस्ल है वो हम में मज़हब को ट्रांसफ़र तो कर रही है, लेकिन ये बात बहुत काबिल गौर है कि मज़हब को ट्रांसफ़र करते हुए मज़हब को इम्पोज़ नहीं करना चाहिए नई जनरेशन पे। नई जनरेशन इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, इस चीज़ से रिलेक्टेंट है कि मज़हब को उन पे इम्पोज़ किया जाए, क्योंकि मज़हब इस्लाम जो है वो इस बात की कैपेबिलिटी रखता है कि वो हर दौर के फ़र्द की जो ज़हनी तजस्सुस है और रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे। तो बड़ी जनरेशन का फ़र्ज़ ये है कि वो मज़हब को अगली नस्ल तक इस तरह ट्रांसफ़र करें कि वो उनकी मामूलात ज़िंदगी का उनको ज़रूरी हिस्सा महसूस होने लगे, उनकी ज़रूरत, उनको अपनी ज़रूरत महसूस होने लगे मज़हब, ना कि कोई इम्पोज़ की हुई चीज़ उनको महसूस होने लगे। उनको ये पता हो कि उनके मामूलात ज़िंदगी में मज़हब जो है वो ऐसे ही शामिल है जैसे कि दिन भर में खाना पीना और दूसरी ज़रूरी काम। अली, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी सवाल करूँगा, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में जो एक चीज़ को ज़ेर बहस लाया गया और ख़ास तौर के करके उसके ऊपर स्ट्रेस किया गया कि अगर ख़ानदानी स्ट्रक्चर कायम हो तो फिर ये जनरेशन गैप्स की जो है सूरत हाल वो पैदा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उभरता है, मैंने बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं हमारे ही माशरे से, कि एक इंडिविजुअल को बाज़ औक़ात अपनी ख़ानदानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए वो अपनी ज़ाती जो उसकी सलाहियतें हैं उनको बुरे कार नहीं ला सकता। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उसके साथ मौजूद है तो वो एज़ एन इंडिविजुअल प्रॉस्पर कर सकता है? ये बल्कि ख़ुद इसी में आपके सवाल का जवाब मौजूद है। जब सारी ज़िम्मेदारी एक फ़र्द पर आ जाएगी तो ख़ानदान का वो स्ट्रक्चर कहाँ रहेगा? स्ट्रक्चर का तकाज़ा तो ये है कि कुंबे का हर फ़र्द अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी को समझता हो और उसे अदा करने पर भी ज़हनी तौर पर तैयार हो। जब इस तरह से हुकूक और फ़राइज़ की और ड्यूटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तो किसी पर भी इतना बोझ नहीं आएगा कि वो अपनी ज़ात की डेवलपमेंट के रास्ते को भूल जाए और एडवांस ना कर सके। ये तो बल्कि ख़ानदान में और ज़्यादा आसान हो जाता है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर लेते हैं। हमारी थर्ड जनरेशन अली की तरफ से कुछ इसके बारे में जवाब में कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने फैमिली को एक ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड है और बाकी जो मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वर्क करते हैं, सेम यही चीज़ फैमिली में है कि एक उसका सरबराह है और बाकी सब लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और उन सब की और जो सरबराह है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उन सब की एबिलिटीज़ को ऐसे यूज़ करे कि जो ख़ानदान है वो बेहतरी की तरफ जाए, और ख़ानदान क्योंकि मुआशरे की बुनियाद है इस तरह, इसीलिए मुआशरा भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया मेकन साहब, मैम बुशरा, अली कामरान। आज तीनों जनरेशन्स ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हमारे इस प्रोग्राम में और हमने कोशिश की कि एक बहुत बड़ा मसला जो समाजी मसला है
जनरेशन्स के दरमियान गैप का, एक सोच का जो फ़र्क है उसको हम मीट करने के लिए या तीनों जनरेशन्स के नुक्ता नज़र को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम में उनसे बहस करें। और आल्दो के वक्त बहुत कम था, लेकिन हमने कोशिश की कि उन तमाम कार्नर्स को, उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात की जाए जो इस मसले को समझने में मदद दें। नाज़रीन, ये चीज़ हमारे सामने आई कि मसला तो मौजूद है लेकिन अभी इब्तदाई सतह पर है। हमारी सोसाइटी में इससे छुटकारा हासिल करने की गुंजाइश मौजूद है। हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहेंगे और हम हर नए प्रोग्राम में आपके लिए किसी नए सोशल प्रॉब्लम के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी गुफ्तगू के नतीजे में उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करें या उसके तमाम जो कॉर्नर्स हैं उसको आपके सामने लाया जाए। तो इजाज़त दीजिए मुझे, नेक्स्ट प्रोग्राम में अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।